नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बी रियल बी सिंपल में एक बार फिर से। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। थोड़े दिन के ब्रेक लेने के बाद मैं ये वीडियो पोस्ट कर रही हूँ और लास्ट वीडियो जो मैंने पोस्ट की थी उसमें मैंने बताया था कि मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है और इसी वजह से मैं कोई व्लॉग वगैरह भी शूट नहीं कर पा रही थी। ये व्लॉग मैंने 23 दिसंबर को शूट किया था। उस दिन मौसम थोड़ा सा अच्छा था और साथ ही थोड़ी सी राहत मिली थी डॉक्टर्स की तरफ से, तो इसीलिए ये व्लॉग मैं शूट कर पाई जो आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, ये 23 दिसंबर का व्लॉग है और आप देख सकते हैं कि धूप कितनी अच्छी निकली हुई है। 23, 24 और 25 दिसंबर ये 3 दिन ऐसे थे जिस दिन इतनी शानदार धूप निकली थी कि लग ही नहीं रहा था कि ये सर्दी का मौसम है। सुबह करीब 8 बजे से ही बहुत ही अच्छी धूप निकल जाती थी और इसका फ़ायदा मैंने इस तरह से उठाया कि कपड़े वगैरह सब खूब अच्छे से धोए, सुखाए और उसके बाद से बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है। उन 3 दिनों के बाद अब धूप पूरी तरह से गायब है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि धूप निकलने का मैंने पूरा फ़ायदा उठाया था, तो ये एक दिन पहले के धुले हुए कपड़े हैं जो सुबह करीब 10 बजे तक खूब अच्छे से सूख भी गए थे। मेरी बेटी स्कूल में है, उसका स्कूल है और अभी मैं कर रही हूँ मिक्स वेज का अचार डालने की तैयारी, जिसके लिए मैंने रात में ही गोभी को इस तरह से बारीक बारीक काट के रख लिया था। खूब अच्छे से धो के काट के मैंने रखा था और अभी मैं इसको हल्का सा बॉईल करूँगी। भगोने में मैंने पानी गर्म होने के लिए रखा था और उसमें डाला था आधा चम्मच के करीब नमक। तो उसमें मुझे इस गोभी को सिर्फ मुश्किल से 2 से 3 मिनट के लिए हल्का सा कह लीजिए कि गर्म ही करना है, बॉयल भी नहीं करना, जिससे कि गोभी का बहुत ज़्यादा कच्चापन जो है वो निकल जाए। तो बस 2 से 3 मिनट गर्म पानी में इसको हल्का सा बॉईल करने के बाद मैंने इसको छलनी में निकाल लिया है ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए और इसको अब मैं धूप में सुखा दूंगी। साथ ही मैं गाजर भी इसके साथ डालने वाली हूँ, मूली और हरी मिर्च, वो सभी मैंने एक रात पहले ही काट के रख ली थी। अभी फ़िलहाल मुझे एक्चुअली उस दिन गाजर ही मिल पाई थी, मूली और हरी मिर्च मुझे उस दिन फिर शाम को मिली थी, तो तब मैंने डाली थी। तो ये गाजर जैसे मैंने कहा कि एक रात पहले ही मैंने काट के रख ली थी और साथ ही गोभी जो अभी मैंने बॉईल की उनको मैंने साथ में लाके ऊपर सुखा दिया है। और जैसे मैंने कहा कि धूप अच्छी निकली थी तो कपड़े जो धुले हुए थे वो तो सूख गए थे, वो तो मैंने उतार कर अंदर वाले कमरे में ही रख दिए हैं, ऊपर जो कमरा है। साथ ही तकिए और कंबल वगैरह आप देख रहे हो, इनको मैंने धूप में डाल दिया ताकि जो भी ये धूप निकली है ना उसका पूरा फ़ायदा मिल जाए। तकिए मैं हफ्ते 10 दिन में वैसे भी धूप में डालती ही रहती थी, लेकिन अभी जब धूप की कमी हो गई है तो अभी नहीं डाल पा रही हूँ। साथ ही मैंने देखा कि जब मैंने ये गाजर काटी थी ना रात में, तो इसमें 3-4 चंक्स गाजर के बड़े बड़े रह गए थे और उनको मैंने अपने खाने के लिए निकाल लिया। यहीं धूप में बैठ के मैंने ये गाजर खाई और सच बताऊँ बहुत अच्छी लगी। मुझे गाजर खाना ज़्यादा पसंद है, जूस वगैरह तो मैं गाजर का कभी नहीं बनाती, वो मुझे इतना पसंद नहीं आता है। तो अभी चलो चलते हैं नीचे और सुबह का लगभग सारा ही काम हो चुका है। उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड गए थे दोनों हॉस्पिटल। एक्चुअली यहीं लोकल में ही हम जा रहे हैं, एक होम्योपैथिक हॉस्पिटल है जहां से हमें दवाई लेके आनी है। तो दिसंबर का लगभग पूरा ही महीना हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने में ही हमारा जा रहा है। कभी कहीं जाना पड़ रहा है, कभी कहीं, लेकिन खैर धीरे धीरे शायद दवाइयाँ असर करने लगेंगी और जो थोड़ा कहना चाहिए कि एक बड़ा संकट हमारे सामने है वो शायद कम हो जाएगा। उम्मीद तो यही है, बाकी आगे देखती हूँ, आप लोगों को अपडेट करती रहूँगी। इसी वजह से मैं कोई व्लॉग वगैरह भी पोस्ट नहीं कर पाई, क्योंकि जब कुछ शूट ही नहीं किया तो मैं पोस्ट क्या करूँ। और इस दौरान सच बताऊं तो मेरी मेंटल कंडीशन बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि मैं कुछ शूट करूं, कुछ सोचूं, क्योंकि डेली के काम और हॉस्पिटल, दवाइयाँ, इन सब से दिमाग हट ही नहीं रहा है।
तो खैर हॉस्पिटल से हम लोग वापस आ गए थे। मेरे हस्बैंड चले गए हैं वापस काम पे, जहाँ पे उनको जाना था, और ये छोटी मोटी जो सफाइयाँ सुबह की रह गई थी वो अब मैं कर रही हूँ, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अभी पूरी तरह से मेंटल स्टेबिलिटी है ही नहीं। तो कुछ काम मैं सुबह कर लेती हूँ, कुछ दोपहर में, कुछ रात को, और कुछ छूट भी जाते हैं एक्चुअली। तो इतना ज़्यादा ना तो मैं प्रेशर ले रही हूँ और ना ही मैं उस काम को कर पा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो मेन गेट था उसको क्लियर किया था, क्योंकि सुबह झाड़ू पोछा तो हो गया था। बाहर जो मैं मेन गेट पे धुलाई करती हूँ वो भी हो गया था, लेकिन गेट की सफाई रह गई थी, तो वो मैंने अभी की। और आपने देखा कपड़ा कितना गंदा हो गया, वो सिर्फ एक दिन की धूल मिट्टी है ये, उसी को साफ करने में। और धूप इतनी अच्छी खिली हुई थी ना, मतलब शाम के करीब 4 बजे तक बहुत अच्छी धूप रही। और ये देखिए, जब आपका दिमाग कहते हैं ना कि थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, आप कुछ और सोच रहे होते हो, कुछ और कर रहे होते हो, और दिमाग में सारी तरफ की परेशानियां चलती रहती है ना, तो कुछ ना कुछ कांड तो ज़रूर होता है, जैसा कि अभी मैंने किया। मुझे मतलब सिंपल यहाँ पे सिर्फ सफाई करनी थी, और मैं एक हाथ में मसालेदानी लेके दूसरे हाथ से सफाई कर रही थी, मतलब उसको उठा के वहाँ पे मुझे सफाई करनी थी। मैंने ये नहीं सोचा कि पहले उसको रख दूँ तब सफाई करूँगी। एक हाथ में मैं मसालेदानी को पकड़े रही और दूसरे हाथ से वहाँ पर सफाई करती रही। नतीजा ये हुआ कि वो मसालेदानी मेरे हाथ से गिर गई, और अब सब सारे मसाले एक साथ मिल गए जो अब किसी काम के नहीं हैं। तो बस अब इनको उठाया, इनको अब डस्टबिन में ही जाएंगे, और तो कुछ काम इनका रहा नहीं है। तो जैसे मैंने कहा ना कि अभी बिल्कुल भी मेंटल स्टेबिलिटी है ही नहीं। मैं काम कर रही हूँ, काम करते करते सोच रही हूँ, सोचते सोचते काम कर रही हूँ, तो कभी कभी काम में बहुत गड़बड़ हो जाती है। मेरे हाथ से बहुत सारी चीज़ें छुट के गिर जाती हैं। इससे पहले भी 2-3 बार ऐसा हुआ है। कभी मेरे हाथ से चीनी का डब्बा छूट जाता है, कभी नमक का डब्बा, कभी चाकू छूट जाता है, कभी चम्मच। तो ये सब तभी होता है कि जब आपके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है और आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में लगे होते हो। मतलब बेसिकली आपका दिमाग एक जगह नहीं है। तो खैर मसालेदानी को अच्छे से साफ़ किया, धोया नहीं मैंने, कपड़े से ही अच्छे से साफ़ किया, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने इसको धोया था। फिर सारे मसाले मैंने रिफ़िल किए, और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ना बहुत छोटी छोटी सी बोतल है मेरे पास कांच की, शायद किसी सॉस वगैरह की थी, बहुत पहले से हैं। इनमें मैंने छोटा छोटा सा मसाला स्टोर करके रखती हूँ। जैसे बहुत से मसाले होते हैं घर में, राई, कलौंजी या मेथी, जो कि कम इस्तेमाल होते हैं लेकिन चाहिए ज़रूर होते हैं घर में, तो उनको मैं इस तरह की जो कांच की बोतल है मेरे पास खाली हुई, उनमें रख लेती हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि बड़ा कांच का जार होगा जिसका मुंह थोड़ा चौड़ा हो, आप उसी में मसाले रखो। इस तरह की बोतल में भी आप ऐसे कम मसाले रख सकते हो जो कि कम इस्तेमाल होते हैं। और ये मसाले जैसे जीरा, मेथी, राई, कलौंजी, ये आसानी से उस बोतल के मुंह से चले भी जाते हैं और निकल भी आते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको चौड़े मुंह वाला ही जार चाहिए। आई होप मैं समझा पाई हूँ। अब यहाँ पर मैंने अपनी मसालेदानी फिर से रिफ़िल कर दी है। नीचे मैंने उसमें एक सिंपल सा पेपर लगा दिया था, आपने देखा है। कोई भी सिंपल पेपर लगा दीजिए। मैंने एक सिंपल जो मेरी बेटी की रफ़ कॉपी होती हैं उसका ही पेपर लगाया है, ज़रूरी नहीं है कि कोई फैंसी ही पेपर हो। तो अब किचन से निपटने के बाद मैं यहाँ पर कर रही हूँ अपनी नेल पेंट साफ़, जो कि मतलब आधी अधूरी सी रह गई है, आगे से काफ़ी हद तक वो चिक हो चुकी है। तो अभी मैंने, जैसे आपने देखा पिछली क्लिप में, बाहर का गेट साफ़ किया, फिर उसके बाद मसालेदानी मेरे हाथ से छूट गई। तो ये सारा साफ़ सफाई का काम किया ना, उसके बाद मुझे पता नहीं क्यों थोड़ी इरिटेशन सी हो रही थी, और कुछ ये नेल पेंट आधी अधूरी हो गई थी। तो मैंने पहले भी बहुत बार अपनी वीडियोज़ में बताया है कि मुझे जिस दिन नेल पेंट लगाते हैं उस दिन तो बड़ा अच्छा लगता है, या तो प्रॉपर तरीके से नेल पेंट लगी हो या फिर वो प्रॉपर तरीके से छुटी हुई हो। वो जो आधी अधूरी मतलब चिक हो रखी होती है ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसलिए अब मैं उसको छुड़ा ही देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये जो नेल पेंट रिमूवर आते हैं ना, छोटे छोटे से कॉटन पैड्स टाइप जो आते हैं, ये मैंने करीब 1 साल पहले अपने भाई की शादी में लिए थे। 1 साल हाँ होने ही वाला है अब जनवरी में।
तो तब से ये मेरे पास रखे हुए हैं। अब एक आधा ही बचा है, अब ये ख़त्म ही होने वाले हैं। तो एक पेपर से मैंने पहले अच्छे से सारे नेल पेंट को रिमूव किया सारी उंगलियों पे से। उसके बाद जब हल्का हल्का वो गुलाबीपन रह गया, क्योंकि ये डार्क पिंक कलर की नेल्स पेंट थी, तो उसके बाद एक और पेपर लेके उससे मैंने साफ़ किया। तो लगभग 90 to 95% कहना चाहिए ये साफ़ हो गया है। ये हल्का सा जो गुलाबीपन हाथ में रह गया है, ये फिर या तो कपड़े धोने से या बर्तन साफ़ करने से चला जाएगा जब मैं कोई भी पानी का काम करूँगी। तो इस तरह से मैं रखती हूँ अपने नेल्स। बहुत ज़्यादा नेल पेंट लगाना मुझे पसंद नहीं है। एक्चुअली पसंद है, मैं फिर से वही बात कहूँगी कि पसंद तो है, लेकिन जब हम लगाते हैं तब तो मुझे बड़ी पसंद आती है, लेकिन जब वो आधी अधूरी रह जाती है ना, सच बताऊँ मुझे बहुत इरिटेशन होती है। और आप में से कौन कौन ऐसे हैं जिनको इस तरह की आदत है कि या तो नेल्स पे प्रॉपर नेल पेंट लगी हो या फिर प्रॉपर हटी हुई हो, वो आधी अधूरी चीज़ पसंद नहीं आती। और ये देखिए नेल पेंट रिमूवर का डब्बा ख़त्म होने वाला है, ये बस 1-2 ही इसमें रह गए हैं। और पूरी तरह से नेल पेंट को रिमूव करने में मुझे ये 2 कॉटन पैड्स लगे। कॉटन पैड्स तो नहीं होते शायद, ये किसी और मटेरियल के बने हुए होते हैं, कॉटन के तो शायद नहीं होते। आप लोगों को अगर पता हो तो बताइएगा कि किस मटेरियल के बने होते हैं। अच्छा, वापस आते वक्त मैं थोड़े से फल लेके आई थी। मेरी बेटी को अंगूर बहुत पसंद है, तो अंगूर लेके आई। संतरे का सीज़न चल ही रहा है, और ये अमरूद मेरे हस्बैंड लेके आए थे एक्चुअली, क्योंकि मेरा मन कर रहा था अमरूद खाने का, लेकिन उनको ये बिल्कुल छोटे छोटे अमरूद मिले, जबकि इस टाइम पे तो इतने अच्छे मोटे मोटे अमरूद आ रहे हैं। वो पता नहीं कहाँ से देख के लाए भाई। हाँ, साथ ही मैं ये अनानास यानी कि पाइनएप्पल लेके आई थी। बड़े दिनों से नहीं खाया था, शायद बड़े सालों से कहूँ कि बड़े सालों से नहीं खाया। तो अनानास हम ले तो आते हैं, लेकिन इसको कट करने में, खासकर इसको छीलने में बड़ी दिक्कत होती है। तो चलो मैं आज आप लोगों के साथ ना एक आसान सा तरीका शेयर करती हूँ। अनानास के ऊपर जो हरे वाला हिस्सा होता है उसको रिमूव करने के बाद मैंने इसके इस तरह से गोल गोल ये राउंड शेप में इसको काट लिया है, आप देख रहे हो जैसा वीडियो में। और उसके बाद एक बिल्कुल शार्प वाला चाकू आपको लेना है जिसकी धार अच्छी खासी तेज़ हो, और उससे आपको इस तरह से उसका छिलका निकाल देना है। तो बड़ी ही आसानी से आपका जो अनानास है वो छिल जाएगा। आपको उसमें कोई भी फैंसी करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कहते हैं ना कि इस तरह से काटो, और कहते हैं अलग अलग शायद टूल्स भी आते हैं पाइनएप्पल को छीलने के। किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। आप ये वाला तरीका इस्तेमाल करके देखिएगा, और कहीं पर भी छिलका इसमें बचेगा नहीं। मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप पाइनएप्पल के साथ साथ उसका छिलका भी खा रहे हो। आपने देखा ना, पूरी तरह से इसका छिलका रिमूव हो गया। मतलब पूरा पाइनएप्पल आपने लिया, उसमें से आपने करीब 1 इंच चौड़ाई के इस तरह के गोल गोल टुकड़े काटे, और फिर उनको आसानी से चाकू से छील लिया। तो पाइनएप्पल छीलना कोई इतनी बड़ी भी बात नहीं है जिसके लिए हम घबरा जाते हैं कि भाई इसको खरीद तो लेंगे लेकिन छीलेंगे कैसे। आप इस तरीके को इस्तेमाल करके देखिएगा, बड़ी ही आसानी से आप पाइनएप्पल छील लेंगे। अगर आपको भी मेरी तरह पाइनएप्पल खाना पसंद है लेकिन कभी कभी उसको छीलने के झंझट से बचना चाहते हैं, बहुत से लोग बाज़ार से बिल्कुल छिला छिलाया ही ले आते हैं, मतलब वहीं पे छिलवा लेते हैं उसको। लेकिन मेरे हिसाब से वो सही नहीं रहता, क्योंकि वो पूरा ही छील के आपको दे देते हैं। और एक पूरा पाइनएप्पल किसी छोटी फैमिली में शायद ही खाया जाता हो। हाँ, अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो एक दिन में वो निपट जाएगा, लेकिन मेरी तरह अगर छोटी फैमिली है तो आपको 3 या 4 पीसेस ही चाहिए होते हैं, फिर वो पूरा का पूरा रखा रहेगा। तो उससे बेहतर है आप इस तरह से घर पे ही उसको छील लो और इन्जॉय करो। तो इस टाइम तक मेरी बेटी भी आ गई थी स्कूल से, और हम लोग ऐसे ही टाइम पर गए थे कि हम उसके स्कूल से आने से पहले वापस आ जाएं, क्योंकि उस दिन मेरा बेटा नहीं था घर पे। नहीं तो वो होता है तो फिर हम मतलब चिंता नहीं होती, हमारा आराम से आ जाते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ। तो अभी उसने अपना दोपहर का खाना वगैरह तो खा लिया था। स्कूल से आके थोड़ा बहुत ही वो खाती है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि लंच लेकर जाती है। लेकिन उसको भी पाइनएप्पल खाना था, तो अब मैंने उसके लिए और अपने लिए, दोनों के लिए ये पाइनएप्पल कट कर लिया, और हम दोनों माँ बेटी बैठ के यहाँ पर इसको अब इंजॉय करेंगे। घर आप देख रहे हो, सुबह जैसा मैंने संगवाया था ऐसा ही है।
मतलब बेटा सुबह ही चला गया था, बेटी भी अभी आई है स्कूल से, तो घर में कोई था ही नहीं जो मतलब घर को बिगाड़े। तभी तो कहते हैं ना कि घर में कोई होना चाहिए, तभी तो आप साफ सफाई कर पाओगे, नहीं तो सुबह साफ सफाई कर दो, रात तक ऐसा ही पड़ा रहेगा सब कुछ। अब ये है शाम का टाइम, यहाँ पर है ये अचार, जो कि अचार नहीं एक्चुअली सब्जियाँ जो मैंने सूखने के लिए रखी थी, इनका अचार बनाऊंगी। साथ ही चाय मैंने बनने के लिए रख दी है। तो जैसा मैंने कहा था ना कि हरी मिर्च और मूली मैंने इसमें बाद में मिलाई थी, तो वो भी दोपहर में आया था एक भैया सब्जी वाला, उससे मैंने ले ली थी। और धूप इतनी अच्छी थी कि बस 1 घंटे की धूप लगी उनमें और अच्छे से उनका मॉइस्चर निकल गया। अगर धूप अच्छी नहीं होती तो मुझे इन सब्जियों को करीब 2 से 3 दिन की धूप लगानी होती, लेकिन आज एक ही दिन में काम हो गया। तो यहाँ पे मैंने राई पीस के रखी है, साथ ही यहाँ पर है थोड़ा सा हींग, और इसमें मैंने डाला है सौंफ धनिए का पाउडर जो कि मैं पीस के रखती हूँ। सरसों का तेल है जिसको मैं गरम करूँगी। वैसे इस अचार की रेसिपी मैं अपने चैनल पर 2 बार शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं शेयर अभी नहीं कर रही हूँ। एक्चुअली ज़्यादा डिटेल में मैंने शूट भी नहीं किया था। हाँ, ये गरम मसाला रखा हुआ था, ये भी मैं इसमें डालूंगी। करीब 2 पाउच गरम मसाले के जाएंगे इसमें। और साथ ही जार जिसमें मुझे इसे भरना है, उसको मैंने अच्छे से धो के धूप दिखा ली थी खूब अच्छी तरीके से। कांच का जार मेरे पास है नहीं, इसलिए मैं इसको प्लास्टिक के जार में ही डालूंगी। वैसे अगर आपके पास कांच का जार हो तो बेहतर तो यही रहता है कि आप इसको कांच के जार में डालें। कोई भी अचार हो कांच के जार में ही आपको डालना चाहिए, लेकिन मेरे पास इतने बड़े कांच के जार है नहीं एक्चुअली। अच्छा, ये जो सब्जियां थी ना छोटे बाउल में थी और मुझे लग रहा था कि इसमें अच्छे से मिक्स नहीं होगी, इसलिए मैंने बड़े भगोने में उसको पलट लिया है। और फिलहाल तेल को मैंने गरम होने के लिए रख दिया है, लेकिन तेल को ना आप बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे गरम मत कीजिए। मतलब जो उसके नीचे आंच आपको रखनी है ना, बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे गरम कीजिए, क्योंकि कभी कभी तेल ना बहुत ज़्यादा गरम होके ना आग पकड़ लेता है। और मेरे साथ ऐसा हो चुका है, और वो बहुत ही एक डेंजरस वाली स्थिति हो जाती है किचन में कि वो तेल जब तक पूरा जलता नहीं है ना, वो मतलब आग जलती रहती है, और वाकई में उससे बड़ा डर लगता है। तो इसलिए जब भी आप तेल गरम करें ना तो बहुत ही धीमी आंच पे गरम करें, और जैसे ही उसमें हल्का सा धुआं उठने लगे उसको आप बंद कर दो। तो अभी इस बीच हमारी चाय बन गई थी, साथ ही हमारे पड़ोस से कुछ मठरियाँ आई थी, तो वो हमने चाय के साथ इंजॉय की। मेरा बेटा भी आ गया था इस टाइम तक, तो मेरी बेटी ने दूध लिया था और हम तीनों ने चाय ली थी। तो चाय वगैरह पीने के बाद मैं आ गई हूँ दोबारा से किचन में। ये जो तेल मैंने गरम किया था ये हल्का सा ठंडा हो गया था, बहुत ज़्यादा तो नहीं। तो सारे मसाले तो मैंने इन सब्जियों में मिला ही दिए थे, नमक, हींग, गरम मसाला, हल्दी, हल्की सी मिर्ची भी मैंने डाली थी, हालांकि हरी मिर्च पड़ी हुई है फिर भी, सौंफ धनिए का पाउडर, और उसके ऊपर मैंने डाल दिया था सरसों का तेल। तो बहुत ज़्यादा मसाले इस अचार में नहीं जाते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि मैं 2 बार पहले भी इसकी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, तो मैं उन दोनों ही वीडियो का लिंक दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हो। सारे अचार को अच्छे से मिक्स किया मैंने, सारी सब्जियों को, और उसको जार में भर के मैंने अभी रख दिया है। और ये जो अचार वाले बर्तन थे ना जिनमें बहुत सारा तेल मसाला लग गया था, इनमें से जितना मैं निकाल सकती थी उतना निकाल लिया। उसके बाद मैंने इनमें गर्म पानी डाल के छोड़ दिया है ताकि इनकी अच्छे से क्लीनिंग हो जाए। दोपहर के सारे बर्तन अभी अच्छे से साफ करके मैंने रखे हुए हैं, और जो भी जार वगैरह इस्तेमाल हुए थे ना मसाला पीसने में, वो भी मैंने साफ करके रख दिए थे साथ के साथ ही। लेकिन अभी रात का काम बाकी है, डिनर बनाना है, लेकिन रसोई पूरी तरह से सॉर्टेड है, मतलब बहुत ज़्यादा काम नहीं फैला हुआ है रसोई में। और रात के खाने में मुझे ऐसा कुछ स्पेशल बनाना भी नहीं है, मुझे सिंपल सी खिचड़ी ही बनानी है। एक्चुअली जब से मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुई है तो शाम के वक्त हम लोग या तो नमकीन दलिया बना लेते हैं या फिर खिचड़ी। दलिया तो मेरे बच्चे खाते नहीं हैं, लेकिन हाँ खिचड़ी वो लोग शौक़ से खा लेते हैं। गर्मा गर्म खिचड़ी, उसमें घी डाल के मैं सबको दे देती हूँ, तो सर्दी में ये चीज़ जल्दी बन भी जाती है और टेस्टी भी सबको लगती है। और सबसे बड़ी बात कि सब लोग शौक़ से खा भी लेते हैं। हाँ, जब दलिया बनाती हूँ तो वो मैं और मेरे हस्बैंड ही खाते हैं, फिर मैं बच्चों के लिए कुछ और बना देती हूँ। तो यहाँ पे हमारा अचार भी तैयार हो गया है और अगले 1 से 2 दिन में ये खाने के लिए रेडी हो जाएगा।
और अभी जैसे मैंने कहा बस डिनर का ही काम बाकी है, जो कि करीब 10-15 मिनट में बन जाएगा। बहुत ज़्यादा उसमें तामझाम मुझे नहीं करने हैं। 2025 के लिए ये मेरी लास्ट वीडियो थी जो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। हालांकि शेयर करना तो इससे पहले ही चाहती थी, लेकिन नहीं कर पाई और मजबूरी मैंने बता ही दी है। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ हमारे लिए प्रार्थनाएं कीजिएगा, ताकि फैमिली में जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएं। और मैं भी प्रार्थना करती हूँ कि आने वाला साल सभी के लिए बेहद शुभ रहे, स्वास्थ्य बना रहे सभी का, सभी के घरों में खुशियां बनी रहे, ताकि फैमिली में किसी को भी किसी तरह की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए दुआ करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट भी ज़रूर करेंगे।